जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की कहानी की रचयिता है स्वाति जैन। अचानक विदेश से लौटे पोते ने जब अपने ही दादी दादू को अपने ही दोस्त के यहाँ पर काम करते हुए देखा। बेटा, तेरी बहुत याद आ रही है। तू कब आ रहा है? पूरे 5 साल हो चुके हैं तुझे देखे हुए। अब नहीं रहा जाता। गरिमा फोन पर अपने बेटे सौरभ को बोल रही थी। सौरभ ने कहा, मम्मी, मेरी 15 दिनों के बाद दिल्ली में एक मीटिंग है, जिसके सिलसिले में मैं दिल्ली आने वाला हूँ। तब मैं आप सबसे मिलने अपने गांव भी आऊँगा। यह बताओ, घर में सब कैसे हैं, दादी दादू और पापा? गरिमा बोली, बेटा, यहाँ पर सब ठीक है, बस तू जल्दी से आ जा। तेरी ही कमी बहुत ज़्यादा खलती है। फ़ोन रखकर सौरभ को अपना परिवार याद आ गया। वह सभी को बहुत याद करता था और ख़ासकर अपने दादी और दादू को। दादी से तो उसे विशेष ही लगाव था। बचपन से ही अपनी मम्मी पापा के संग कम और दादी दादू के संग ज़्यादा रहा करता था। दादी से ही खाना खाना, उन्हीं के पास सोना, उन्हीं के संग मस्ती करना, अपनी हर छोटी बड़ी बात अपने दादी और दादू को बताना। लेकिन जब पढ़ाई के सिलसिले में विदेश आया, तब से वापस भारत जाने की संभावनाएं बहुत कम हो गई। पढ़ाई जैसे ही ख़त्म हुई, विदेश में ही एक अच्छी सी नौकरी लग गई। मगर इस बार उसे खुशी थी कि मीटिंग के बहाने ही सही अपने घर तो जाने को मिलेगा। अपने माता पिता और अपने दादी दादू को देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही थी। उसे वह दिन याद आ गए जब बचपन में वे अपने दादी दादू के साथ ही सोया करता था। हर रोज जब तक दादी दादू से कहानियाँ नहीं सुन लेता, तब तक उसे नींद नहीं आती थी। उसे दादी के हाथ की खीर बहुत ही अच्छी लगती थी और रोज दादू के संग में पार्क में घूमने जाया करता था। ये सारी बातें याद करके सौरभ की आंखों से आंसू झलक रहे थे। वह अपने परिवार को बहुत ही याद कर रहा था। विदेश में से निकलना कोई आसान नहीं था। बहू, तुम्हारे पापा जी की शुगर दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, जबकि मीठे से बहुत सालों से परहेज कर रखा है इन्होंने। इन गांव के डॉक्टर को दिखा दिखा कर थक चुकी हूँ, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि दिन पर दिन उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। एक बार किसी बड़े डॉक्टर को दिखा देते तो अच्छा होता। गरिमा की सास सुमन जी ने गरिमा से कहा। गरिमा मुंह चढ़ाकर बोली, माँ जी, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं जो हाथ ऊंचा करो और तोड़ लो? आपको पता है दिन रात कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपकी तरह नहीं फालतू बिस्तर पर पड़े रहो। आपका क्या है, आप तो घर में बैठी रहती हो और बस हुक्म चला देती हो। अरे शुक्र मनाओ जो हम गांव के डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे देते हैं। यह क्या कम था आपके लिए जो अब आपको बड़े डॉक्टर को दिखाने शहर जाना है? आने दो आज आपके बेटे को। आपकी शिकायत नहीं की तो मेरा नाम भी गरिमा नहीं। सुमन जी बोली, मुझे माफ़ कर दो बहू, तुम मनीष से कुछ मत कहना। वैसे ही काम से थक हार कर घर आता है और ऐसे में शिकायतों की पोटली खोल कर बैठ जाओगी तो उसका दिमाग हिल जाएगा और वह भी झल्ला उठेगा। गरिमा बोली, साफ साफ क्यों नहीं कहती? आपको अपने बेटे से डर लगता है, तभी तो आप अपने बेटे से कहने की जगह मुझसे ये सारी बातें कर रही हो। अगर आपको बड़े डॉक्टर को दिखाना है तो अपने बेटे से बात क्यों नहीं करती? बेटे के आगे तो आपका मुंह भी नहीं खुलता, तब तो भीगी बिल्ली बन जाती हो और मेरे आगे शेर बनने की कोशिश कर रही हो। सुमन जी बोली, बहू, अब मेरा बेटा मेरा रहा ही कहाँ है? दिन रात तो मेरे बेटे के कान हमारे खिलाफ भरती रहती हो। अब वह कोई अच्छी बात हो या बुरी बात, सब कुछ घर में तुम्हारे कहने से ही होता है। इसीलिए तुमसे कहने चली आई थी। लेकिन अब मैं ये जान चुकी हूँ कि तुम कभी अपने ससुर जी को बड़े डॉक्टर को दिखाने नहीं दोगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पति का पैसा तुम्हारे ससुर की जान से भी ज़्यादा प्यारा है। गरिमा ने कहा, माँ जी, पैसा तो हमारा ही खर्च होता है ना,
इसमें आपका क्या जाता है, आप तो बस मुंह हिला देती हो। सुमन जी अपने बेटे मनीष से कुछ कहने का साहस करती भी तो कैसे। गरिमा उनसे पहले ही मनीष को सब अनाप शनाप पट्टी पढ़ा चुकी होती थी। मनीष तो सिर्फ गरिमा के हाँ में हाँ मिलाता था। मनीष को गरिमा के आगे अच्छा बुरा सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता था। बस गरिमा जो बोल दे वही करता। मैं पूरे तरीके से गरिमा का गुलाम बन चुका था, इसीलिए उससे कुछ भी बात करना या कहने का कोई फायदा नहीं था। सुमन जी अपने पति गिरधर गोपाल जी से बोली, सुनिए जी, हम शाम को यहीं पास में जो डॉक्टर संदीप हैं उनको ही दिखाने चलेंगे। गिरधर गोपाल जी ने चुप्पी में हाँ में इशारा कर दिया। वो भी बेबस थे, अब इस उम्र में अकेले तो कहीं जा नहीं सकते थे। शाम होते ही सुमन जी गिरधर गोपाल जी को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर गई। रास्ते में जोर से बारिश बरसने लगी। रिक्शे में बैठे गिरधर गोपाल जी बोले, सुमन, तुम्हें पहले बारिश बहुत ही पसंद थी ना, तुम जानबूझकर बाहर भीगने चली जाया करती थी। सुमन जी ने कहा, हाँ पसंद तो बहुत थी और अब भी बहुत पसंद है, मगर अब डर लगता है कि बारिश में भीगने की वजह से कहीं बीमार ना पड़ जाऊं। गिरधर गोपाल जी बोले, हाँ सुमन, अब मुझे ही देख लो, मैं तो ज़्यादातर बीमार ही रहने लगा हूँ। गिरधर गोपाल जी को बड़े गांव के डॉक्टर ने शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए सलाह दी। यह सुनकर दोनों का चेहरा उतर गया और वे लोग वापस रिक्शा पकड़कर घर के लिए रवाना हुए। रिक्शा से उतरकर सुमन जी ने गिरधर गोपाल जी का हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि बारिश होने की वजह से रास्ते में बहुत कीचड़ जमा हो गई थी और उन्हें डर था कहीं गिरधर जी का पैर फिसल न जाए। तभी गरिमा अपनी कुछ सहेलियों को बाहर तक छोड़ने के लिए आई। जब गरिमा ने दोनों बूढ़े बुढ़िया को एक दूसरे का हाथ थामे हुए देखा तो आकर मनीष के सामने खूब बवाल मचा दिया और कहने लगी, इस उम्र में भी इन दोनों बुढ़ों को मटर गश्ती करने में ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है। मनीष, तुम्हें पता है, मेरी सहेलियों ने भी यह दृश्य देखा और सभी एक दूसरे के सामने देखकर हंस रही थी। एक ने तो यहाँ तक कह दिया, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। गरिमा, तुम्हारे सास ससुर को इस उम्र में भी शर्म नहीं आती, जो रास्ते में भी एक दूसरे का हाथ थामकर चल रहे हैं जैसे कोई नवविवाहित जोड़ा हो। मनीष, मैं तो तंग आ गई हूँ इन दोनों की हरकतों से। पहले तो घर में, अब मोहल्ले भर में भी हमारी नाक कटवाते फिरते हैं। पूरे मोहल्ले में शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन दोनों बुढ़े बुढ़िया ने। अरे, रंग ललियाँ मनानी ही थी तो अपने कमरे में नहीं मना सकते थे? जगत हंसाई करवाने की क्या जरूरत थी? ना जाने कब तक इन दोनों बुढ़े बुढ़िया मेरी छाती पर मूंग दलेंगे। तुम इन दोनों को कहीं छोड़ क्यों नहीं आते? कम से कम बला तो टलेगी हमेशा के लिए। मनीष ने कहा, गरिमा, मैं भी तंग आ चुका हूँ इन दोनों से। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि इन दोनों को कहीं छोड़ आऊँ, मगर कहाँ समझ में नहीं आ रहा। सीधे सीधे तो ये लोग घर से नहीं जाएंगे, कुछ तिगड़म लगाना होगा। गरिमा बोली, मनीष, वैसे भी दोनों को बड़े डॉक्टर के पास जाना है। माँ जी मुझे अब तक 10 बार बोल चुकी हैं यह बात, आप तो जानते ही हो इन दोनों का क्या जाएगा। पैसे तो हमारे ही जाएंगे ना। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को दिल्ली के बड़े डॉक्टर को दिखाने के बहाने वहीं शहर में छोड़ देना, और क्या इन बुढ़ों को और झेलना भी नहीं पड़ेगा। मनीष को गरिमा की यह तरकीब पसंद आ गई और वह दूसरे ही दिन बोला, माँ, बाबूजी, मैं कल ही बाबूजी को लेकर दिल्ली के बड़े अस्पताल में दिखाने ले जाऊंगा। वैसे भी बाबूजी की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोग अपने कपड़े बैग में भर लीजिए, क्योंकि वहाँ हमें 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। गिरधर गोपाल जी और सुमन जी सोचने लगे, आज बेटा इतनी चाशनी भरे शब्दों में कैसे बात कर रहा है। हम इतने दिनों से कह रहे हैं, लेकिन इसके कानों पर जू तक नहीं रहेगी। उल्टा
हमें ही 4 बातें सुना दिया करता था। आज अचानक बड़े डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए कैसे तैयार हो गया। फिर सुमन जी बोली, लगता है अपने बाबूजी की हालत देखकर बेटे का दिल पसीज गया होगा। चलो कम से कम कैसे भी सही आपको दिखाने के लिए राजी तो हो गया। सुमन जी अपना और गिरधर गोपाल जी का बैग जल्दी से तैयार कर लेती हैं और दूसरे ही दिन वे लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर जैसे ही वे लोग अस्पताल पहुंचे, मनीष उन्हें अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे बिठाकर बोला, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर में बाबूजी का नाम लिखवा कर आता हूँ और कौन सा डॉक्टर उनका चेकअप करेगा ये सारी बातें पता कर कर आता हूँ। जब तक आप दोनों यहाँ पर बैठिए। मनीष अपने माँ बाबूजी को बिठाकर वहाँ से चला गया। मनीष को गए हुए काफ़ी समय हो चुका था। गिरधर गोपाल जी और सुमन जी बहुत ही परेशान हो गए। फिर सोचने लगे, बड़ा शहर, बड़े डॉक्टर, लगता है इसीलिए टाइम लग रहा होगा। लेकिन बैठे बैठे उन्हें सुबह से शाम होने को आई। अब सुमन जी को चिंता की मारे मनीष के नंबर पर फ़ोन किया, पर मनीष का फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। दोनों थक हार कर वहीं बैठे रहे। बेचारे यहाँ किसी को जानते भी नहीं थे। अब सुबह से रात हो चुकी थी, लेकिन ना तो मनीष आया और ना ही उसका फ़ोन। सुमन जी और गिरधर गोपाल जी समझ गए कि उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़कर चला गया है। वे एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रोने लगे। जिस बेटे को हमने इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, वही बेटा आज हमें इस फुटपाथ पर छोड़कर चला गया। यह भी नहीं सोचा कि उसके माँ बाप कहाँ जाएंगे। इस अनजान शहर में हमें कोई जानता भी तो नहीं। फिर रात को वहीं उसी पेड़ के नीचे दोनों सो गए। उनके पास पैसे भी थोड़े बहुत ही थे जेब में। उसी से उन्होंने 2 दिन तक चाय बिस्किट खाकर काम चलाया। फिर 2-3 दिन के बाद भी जब उनका बेटा नहीं आया तो वह पूरी तरह से समझ चुके थे कि वह जानबूझकर हमें यहाँ अकेले छोड़कर चला गया है। दोनों की आंखों से फूट फूट कर आंसू बाहर निकल रहे थे। उन दोनों को रोते हुए देख एक नवयुवक जो वहाँ से गुजर रहा था, वे बोला, अंकल जी, आप लोग यहाँ 3 दिन से मुझे लगातार बैठे हुए दिखाई दे रहे हो। मैं भी यहाँ 3 दिनों से अपने पापा का इलाज करवाने आ रहा हूँ। आप लोग यहाँ के तो लगते नहीं हो, शायद किसी गांव से आए हो। मेरा नाम किशन है। क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? दोनों दंपत्ति ने अपनी पूरी कहानी किशन को सुनाई। किशन को उन दोनों पर तरस आ गया और वह दोनों को अपने घर ले गया। इधर गिरधर गोपाल जी और सुमन जी दोनों ही अपने बेटे के पास वापस नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए सुमन जी ने किशन से हाथ जोड़कर बोली, बेटा, हम तुम्हारे घर ऐसे ही मुफ्त में नहीं रहेंगे। तुम हमें घर का काम करने दो ताकि हमें यह ना लगे कि हम मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। किशन अपने माता पिता के साथ उस घर में अकेले ही रहता था। उसके पिता बहुत ज़्यादा बीमार थे, इसीलिए उसने घर के सारे काम उस वृद्ध दंपत्ति को दे दिए। वहाँ विदेश से सौरभ भी अपनी मीटिंग के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो चुका था और जिससे उसकी मीटिंग होने वाली थी वह कोई और नहीं बल्कि कृष्ण ही था। सौरभ एयरपोर्ट से सीधा किशन के घर पहुंच गया और दोनों ने एक साथ मिलकर मीटिंग की। इतने में सुमन जी दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। सौरभ अपनी दादी को वहां देखकर दंग रह गया। सौरभ जल्दी से अपनी दादी के गले लग गया। दादी दादू को ऐसी हालत में देखकर सौरभ की आंखों से आंसू बह रहे थे। किशन ने पूछा, क्या ये तुम्हारे दादी और दादू हैं? उसने कहा, हाँ, ये मेरे दादी और दादू हैं, पर ये दोनों तुम्हारे यहाँ पर कैसे? तब किशन ने उसे सारी कहानी सुनाई।
सौरभ का दिल आज पूरी तरह से टूट गया था। उसे अपने माँ बाप से नफरत हो रही थी। सौरभ अपनी दादी दादू को वहीं किशन के घर छोड़कर अपने माता पिता से मिलने गांव पहुंच गया, जहां वह अनजान बनते हुए बोला, माँ, दादी और दादू कहाँ हैं? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, लगता है कहीं मंदिर गए होंगे। अरे, यहीं पास वाले मंदिर गए होंगे। मैं जाकर उन्हें लेकर आता हूँ। मुझे देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे और मैं उन्हें एक सरप्राइज़ भी दे दूँगा। तभी पीछे से गरिमा और मनीष दोनों ने झूठ बोलते हुए कहा, तुम्हारी दादी और दादू दोनों बुआ जी के घर गए हुए हैं। सौरभ ने कहा, बुआ जी तो पुणे में रहती हैं। इसका मतलब इस बार दादी दादू से मिलना नहीं हो पाएगा मेरा। सौरभ को आए 2 दिन हो चुके थे। सौरभ बोला, मम्मी पापा, मैंने आप लोगों की विदेश की टिकट्स करवा ली हैं। इस बार मैं आप दोनों को अपने साथ विदेश ले जाऊंगा। विदेश का नाम सुनते ही मनीष और गरिमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सौरभ ने अपने दादी और दादू की भी विदेश की टिकट बनवा ली थी। पहले वे अपने माँ बाप को विदेश लेकर पहुँचा और वहाँ उन्हें एक जगह पर बिठाकर बोला, आप लोग यहाँ पर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वे अपने दादी दादू को लेने के लिए चला गया। पूरे दिन मनीष और गरिमा अनजान देश में बैठे रहे और जब काफ़ी देर बाद भी सौरभ नहीं आया तो उनकी आंखें भर आईं। दोनों की आंखों से आंसू झलक रहे थे। वह दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इस अनजान शहर में सौरभ हमें छोड़कर कहाँ चला गया? फ्लाइट में होने की वजह से सौरभ का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। मनीष और गरिमा की दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ रही थी। सुबह से शाम हो गई। काफ़ी समय के बाद सौरभ अपनी दादी दादू को लेकर वहाँ पर आया तो गरिमा और मनीष अपने माँ बाबूजी को सौरभ के संग देखकर दंग रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सौरभ बोला, मम्मी पापा, आप लोगों ने जो मेरे दादी दादू के साथ किया वही मैंने आप दोनों के साथ किया, तो कैसा लगा आप लोगों को? जब मैं थोड़ी देर आपको नहीं दिखा तो आपकी यही हालत हो गई। सोचिए, आप तो इन दोनों को वहाँ अकेला बिठाकर आ गए और फिर इनकी सुध भी नहीं ली। ये भी नहीं सोचा कि जिंदा हैं कि नहीं हैं। आपने कभी सोचा ये दोनों कहाँ जाते? बीमार दादू को आप सड़क पर छोड़ कर आ गए। एक बार यह सब करने से पहले आपकी रूह नहीं कांपी? आपके हाथ नहीं कांपे? अरे, कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता जो आपने अपने माँ बाप के संग किया है। मनीष और गरिमा को अपनी गलती का एहसास हो गया था और दोनों गिरधर गोपाल जी और सुमन जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। जब खुद पर बीती तब उनके दर्द का एहसास हुआ कि जब बच्चा माँ बाप को छोड़ देता है बेसहारा सड़क पर मरने के लिए तो कैसा लगता है। दोस्तों, माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर सत्कार नहीं करते उन्हें भगवान की पूजा करने का भी कोई हक नहीं है। वे शायद भूल जाते हैं कि वही व्यवहार उनके साथ भी दोहराया जाएगा। कहते हैं ना, जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने माँ बाप को सबक सिखाने के लिए सौरभ ने जो किया वो सही था या गलत? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहानी पसंद आई हो तो अपनी लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करना, जिससे नई पीढ़ी को एक सबक मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम।